Honorable Deputy Chairman. आदरणीय सभापति जी, वडक्कम, अभिवादन। यह सुखद संयोग है कि लगभग 7.5 दशकों बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो तमिलनाडु में जन्मे, देश के सर्वोच्च पंचायत के उच्च सदन के पहले सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने, उन्हीं महान शख्सियत के उत्तराधिकारी के रूप में आज आप उसी महान विरासत और दायित्व को संभाल रहे हैं। आपका नाम भी वही है। कहते हैं आपके जन्म के 1 सप्ताह बाद आदरणीय राधाकृष्णन जी दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने थे और उनके नाम पर आपका नाम रखा गया। आपको बहुत बधाई, आपका हार्दिक स्वागत। सभापति जी, आप तमिलनाडु से आते हैं, महान राज्य जिसकी संस्कृति, भाषा, हेरिटेज और कंट्रीब्यूशन पर मुल्क को फक्र है, जहां हजारों वर्ष पहले महान संत तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरुल महान ग्रंथ लिखा। कुरुल 571वें में कहा गया, उसका एसेंस है कि किसी समूह को पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रहनुमा नेता की आवश्यकता होती है जो सहानुभूति रखता हो, जो दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को समझ सके, उनसे जुड़ सके। यह सहानुभूति नेतृत्व एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देता है, जहां लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति है, सकारात्मक माहौल बनाने की प्रबल इच्छा हमने देखी। आपके जीवन, आपसे हुई मुलाकातें, आपके प्रयास काम के आधार पर और इधर विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, विधायिकाओं में संविधान दिवस के अवसर पर जो कुछ भी आपने कहा, उससे आपके व्यक्तित्व की 4-5 चीजें बड़ी विलक्षण और अलग मुझे लगती हैं। पहला, डायलॉग में यकीन, डिबेट में यकीन, दूसरे के मत को सुनना और सम्मान देना। दूसरा, कन्विक्शन, 16 वर्ष की उम्र में जो ठीक लगा, जो मार्ग आपको, जो आस्था, जो विचार पसंद आया, उस पर आप चले। इसकी परवाह आपने नहीं की कि उस विचारधारा के समर्थक वहां हैं या नहीं। यह आपके बारे में जानते हुए मुझे महान लिंकन के उस पत्र का स्मरण हुआ जो उन्होंने प्राइमरी स्कूल के उस अध्यापक को लिखा था जहां उनका बच्चा पढ़ता था। उसमें अनेक चीजों के साथ उन्होंने कामना और की थी कि मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले, जब भीड़ कोई और चीज महसूस करती हो और वो अकेला हो, अकेले महसूस करे कि मैं ठीक रास्ते पर हूं, तो उस पर चले। आप में यह गुण हमने पाया। कर्म के स्तर पर हमारे समाज की एक खासियत है। हमारे यहाँ हरिऔध सिंह उपाध्याय एक बड़े कवि हुए, उन्होंने कल्पना की हमारे यहाँ कर्मवीर हों। शब्दवीर बहुत मिलते हैं, आलोचना आसान है पर कर्म करना कठिन। आपने त्रिपुर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने बहुत रचनात्मक और बहुत बेहतर प्रयास किए। साथ ही लोकतंत्र में विधायिका के उसमें आपकी गहरी आस्था हमने देखी। आपसे जो भी मुलाकातें हुई उनके आधार पर कह सकता हूं कि आपका हमेशा एक ही कंसर्न हमने पाया, सदन में श्रेष्ठ संवाद कैसे हो। सभी अपना अपना पक्ष या मत रखें, पर संसदीय मर्यादाओं के तहत आपके नेतृत्व रहनुमाई में यह उच्च सदन ऐसा ही आदर्श कायम करेगा, यह मेरा यकीन है। सभापति जी, आप जैसा मैंने उल्लेख किया तमिलनाडु से हैं। 10वीं सदी के चोल राजा परांतक पहले के उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राचीन भारत के ग्राम पंचायतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विवरण दर्ज है। भारत में कैसे लोकतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं, हमारे संविधान सदन की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले आचार्य कौटिल्य का कहा लिखा है, प्रजा सुखे राज्यम प्रजा नाम तू हिते हितम। प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। आपके मार्गदर्शन में इसी भावना के तहत हम अपनी इस महान संस्था को, इस विरासत को आगे ले जाएंगे, यह विश्वास है। राजनीति में आपका आगमन आपकी वैचारिकी आस्था और दृढ़ता का प्रमाण है।
16 वर्ष की उम्र में जो विचारधारा और रास्ता पसंद किया, जो उसका मैंने उल्लेख किया, उसमें इसकी चिंता नहीं कि राज्य में आपकी विचारधारा के समर्थक बड़ी जमात में है या नहीं। आप अपने विचारों और आस्था पर अडिग चले, यह आपका कन्विक्शन है, यह उल्लेखनीय है। देश, समाज या संस्कृत का उत्कर्ष आपके चिंतन के मूल में हमेशा रहा। तमिलनाडु की राजनीतिक माहौल में आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुकार एकला चलो रे के राही बने। आपने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद, नशाखोरी और छुआछूत के खिलाफ 93 दिनों की 19,000 किलोमीटर लंबी राज्यव्यापी रथ यात्रा की। ये सभी विषय देश की सुरक्षा व सामाजिक आर्थिक कल्याण और प्रगति से जुड़े हैं। इन्हें लेकर आप जनता के बीच में गए। 2 बार कोयम्बटूर से आप सांसद बने, लोकसभा में आए। 2004 से 6 तक आपने राज्य के दल के प्रदेश का अध्यक्ष पद संभाला। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सीधा जनसंवाद में विश्वास करते हैं। लोगों की बातों को समझने, उनके मतों के प्रति आदर, सम्मान और सहानुभूति का भाव आप में शुरू से रहा है। राज्यपाल के रूप में झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों की शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से आपने संवाद किया। राज्य के संवैधानिक अभिभावक के रूप में आपने लोगों को प्रोत्साहित किया और एक अलग पहचान और जगह बनाई। झारखंड के राज्यपाल के रूप में आपने सभी 24 जिलों का दौरा किया, वहाँ के प्रशासन से चर्चा की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आपका लोगों से भावनात्मक लगाव बना। इसी तरह महाराष्ट्र में भी राज्यपाल के रूप में आपने जिलों का दौरा किया, खासकर जनजातीय क्षेत्रों में व्याप्त स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में हर प्रकार से स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन और सहयोग दिया। कोयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपने देश के तटीय इलाकों और खास तौर से केरल में कोयर उद्योग के लिए दीर्घकालिक प्रयास किए। इस क्षेत्र में मूलतः ग्रामीण महिलाएं और जनजातीय परिवार जुड़े हैं। नारियल के कोयर से बनी टाइलें, जमीन के क्षरण को रोकने के लिए कोयर मैस, कोयर के बने मैट्रेस, कोयर खाद इत्यादि ऐसे अनेक कोयर उत्पाद हैं जिनके लिए देश में बड़ा बाजार उपलब्ध है और आपने उनको बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय काम किया। स्थानीय शिल्प और कौशल को स्वदेशी अभियान से बहुत लाभ मिला। कोयर क्षेत्र का बढ़ता निर्यात वोकल फॉर लोकल अभियान की सफलता है। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य ही इन वर्गों को देश की अर्थव्यवस्था की मूल धारा से जोड़ना है। जनसंवाद की यह प्रक्रिया संवैधानिक दायित्व के संभालने के बाद और तेज हुई। इस वर्ष 15 नवंबर को जब आप भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी और आपके साथ संसद परिसर में स्थित धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का मौका मिला, तो हमें रियलाइज हुआ कि देश के सर्वोच्च दोनों संवैधानिक पदों पर आसीन विभूतियों का संबंध भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यभूमि से भी है। आप दोनों ने ही झारखंड के राज्यपाल को पद को सुशोभित किया है। चंद दिनों पहले हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया। उस दिन आपका कहा मैं कोट करने की अनुमति चाहूंगा। I quote, as people's representative, it is our prime duty, be it in the parliament or the state legislature or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. आपने यह भी कहा, the members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months with common goal to create a landmark constitution for our motherland. यह याद दिलाते हुए आपने हम सबसे अपेक्षा की, आप ही के शब्दों में कहना चाहूँगा, इन द सेम स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वी शुड नाउ वर्क टुवर्ड्स द गुड ऑफ विकसित भारत ड्यूरिंग द अमृत काल। आपने सही कहा, संविधान निर्माताओं के मूल सपनों को साकार करने का दायित्व आज हम सबके कंधे पर है। हाउस के रूल्स प्रोसीजर के बीच रहकर अधिक से अधिक हम श्रेष्ठ डिबेट कर सके, यह हमारी मूल जिम्मेदारी है, यह आपकी भावना भी। लोकतंत्र में संसद या विधानसभाएं ही देश की नियति का पथ प्रदर्शन करती हैं। हमने अपने लिए 47 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य नियत किया है। इस तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल संसार में हमें अपनी भूमिका को हमेशा याद रखनी होगी। आर्थिक ताकत और टेक्नोलॉजी ही आज मुल्कों का भविष्य तय कर रहे हैं। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के युग में हम हैं। आज ही हमने पढ़ा, एक भारतीय से ही दुनिया के टेक्नोलॉजी के श्रेष्ठ सूत्रधारों में से एक ने कहा है कि हम एआई की सुनामी के दौर में हैं। हर टेक्नोलॉजी बदलाव समाज में डिसरप्शन भी लेकर आता है। यह बदलाव तेज होगा और उस वक्त लोग चाहते हैं कि कोई बड़ा बदलाव न हो,
जैसे कंप्यूटर आया तो हम सबके लगा कि एक नई चीज आ रही है, उसका विरोध भी हुआ। पर ये चीजें अनिवार्य है, समय आगे बढ़ता है, दौर पीछे छूट जाते हैं। हम समय के साथ अगर नहीं रहे तो पीछे छूटेंगे। आज भारत उसी स्थिति में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ है। हमें संसार के इस बदलाव के बीच प्रासंगिक रहना है, इसमें विधायिका की अहम भूमिका है। आज भारत ने फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इससे साथ जो हमारे टैलेंट पुल है सॉफ्टवेयर वगैरह में, हम उस कगार पर हैं। हमें शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के रूप में संसद और उसके उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को इस बदलाव की अगुवाई करनी चाहिए। नई तकनीकों को न केवल अपनाना होगा बल्कि उन्हें समावेशी भी बनाना होगा। टेक्नोलॉजी डिवाइड से समाज को बचाना होगा। आज टेक दिग्गज जीन एडिटिंग में निवेश कर रहे हैं, डिजाइनर बेबी का ट्रेंड शुरू हो रहा है। हमें इन चीज़ों पर गौर करना होगा। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पिछले लगभग हमने एक दशक में 1500 से अधिक कानूनों को हमने पुराने निरस्त किया है। पर अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक पढ़ा कुछ ही दिनों पहले कि 300 साल पुराने कानूनों से हम आज भी कई चीज़ों में प्रॉपर्टी सेलिंग से लेकर संचालित हैं। हम सब विधायिका को, विधानसभाओं को इन चीज़ों पर काम करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। हाल में हमने किताब पढ़ी, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, ब्रेकनेक चाइनाज क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर बाय डेंग वैंग। यह दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बारे में है, पर दुनिया के हर देश और हर नागरिक के लिए संदेश से भरा, हमारे लिए भी। विचारकों का एक वर्ग कहता है कि एक बड़े देश के लिए लिखा खत है वहाँ के नीति निर्माताओं से लेकर नागरिकों के लिए। उसमें एक प्रसंग है। प्रसंग यह है कि कैसे और किस कार्य पद्धति से कोई मुल्क बड़ा बनता है। एक बड़ी परियोजना के बारे में 2008 में कैलिफोर्निया के वोटर्स ने हाई स्पीड रेल लिंक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के बीच अप्रूव किया। ठीक इसी समय बीजिंग संघाई के बीच हाई स्पीड रेल लिंक लाइन कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। रफली दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर, लगभग 800 माइल, 1300 किलोमीटर। इस देश ने 2008 में शुरू कर 2011 में पूरा कर लिया। खर्च $36 बिलियन आया। पहले एक दशक में 1.35 बिलियन यात्रियों ने इसमें यात्रा कर ली, पर दूसरे देश में कैलिफोर्निया में यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेटेस्ट कॉस्ट एस्टिमेट है $128 बिलियन। कयास है कि इसका फर्स्ट सेगमेंट 2030-33 के बीच शुरू हो सकता है। लेखक का निष्कर्ष है कि ये दोनों स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। एक एटीट्यूड हम कैसे बदलें, इस तरह से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जड़ों को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। इस बदलते संसार में हमें वजूद अपने मजबूत करने के लिए समर्थ होना है। हमें सभी दलों की आम सहमति, संसद और विधायिका की इसमें बड़ी भूमिका है। तेजी से बदलती तकनीक के दौर में खुद हम सब राज्यसभा के कामकाज में तकनीक अपना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो सकता है तेजी से, वो है इंटरप्रिटेशन। हमारे सभी सदस्य अपनी भाषाओं में प्रखर वक्ता हैं। भारत की हर भाषा समृद्ध है। पिछले कुछ सत्रों में सदस्यों द्वारा अपनी मातृभाषा में बोलने का चलन बढ़ा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अलावा बांग्ला, असमिया, ओडिया, पंजाबी आदि में भी सदस्यों ने भाषण दिए। भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद के लिए भाषणी ऐप तैयार किया है। सदन के कामकाज में इस ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। इस ऐप का शब्दकोश भी धीरे धीरे और विस्तृत होगा। भाषा का प्रश्न जो हम 75 वर्षों में नहीं सुलझा सके, टेक्नोलॉजी के मदद से आज हम सुलझाने के कगार पर हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हम तकनीक का प्रयोग और बढ़ा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा की शायद पहली बैठक में ही सदस्यों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने उम्मीद जताई थी कि यह सदन संविधान में दी गई अपनी भूमिका को जस्टिफाई करेगा, जल्दबाजी में आए विधेयकों पर निष्क्रिय होकर विचार करेगा। उन्होंने कहा था, वी शुड ट्राई टू डू everything in our power to justify to the public of this country that a second chamber is essential to prevent hasty legislation. We should discuss with dispassion and detachment proposals put before us. लेकिन इसका अर्थ विधायी बिलों को रोकना या लटकाना नहीं था। यह बात ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में स्पष्ट कर दी थी। एंड आई कोट, I think on the whole the balance of consideration is in favor of having such a chamber, that is second chamber, and taking case to see that it does not prove a clog either to legislation or administration. यह खुला सार्वजनिक सच है कि हाल के दिनों में सदन में व्यवधान बढ़े हैं, उत्पादकता घटी है। इस स्थिति को सुधारना आपके मार्गदर्शन में मिलकर हम सबका दायित्व है। हम सभी साथी हैं जो भी यहाँ हैं, सहयोगी हैं। विचारधाराओं में भिन्नता तो लोकतंत्र की शक्ति है। व्यवधान पैदा करके उसे सदन की कमजोरी हम क्यों बनाएं।
आपके मार्गदर्शन नेतृत्व में हम मिलकर ऐसे व्यवधानों को दूर करेंगे और तेजी से बदलती आज की दुनिया में सार्थक भूमिका निभाएंगे। यही हमारी कामना है। आपके नेतृत्व में हम सब के लिए चुनौती है कि कैसे संसदीय व्यवस्था का पुराना गौरव पुनः साकार हो, जीवंत हो। अगर हमने नहीं किया तो इसकी बड़ी कीमत होगी। अपनी बात खत्म करता हूं। ऋषि तुल्य प्रख्यात और मुखर सांसद शायद 8 या 9 बार रहे स्वर्गीय हिरेन मुखर्जी जी ने कहा था, इफ पार्लियामेंट डिड नॉट प्राइज इट्स डिग्निटी, इट्स पावर्स ऑल्सो विल बी इम्पेरिल्ड। अगर संसद ने अपनी गरिमा, अपने महत्व की रक्षा नहीं की तो इसके अधिकार भी खतरे में होंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सुखद भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर एक नई राह, नई पहचान बनाएं। बहुत बहुत